वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको खुद करने पड़ेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को इतने अच्छे से जो लर्निंग मॉड्यूल से सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं उनका यूज करना है अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होंगे, कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस पुट किए गए। किस तरीके से हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन को फ्रेम करना है और उसके आंसर को किस तरीके से फ्रेम करके हमें मैक्सिमम मार्क्स गेन करना है, उसके लिए आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे जो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज है कि आप लोगों से पूछा जाएगा स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। और इसके लिए आपके लर्निंग मॉड्यूल में हम लोगों ने काफी सारी चीजें की हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के काफी सारे नाम रखे थे। अगर आपको याद हो, सबसे पहली चीज हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी जूल लॉ के लिए जूल्स लॉ, राइट। फिर उसके बाद हमने बात की थी क्वांटिटेटिव जो आपकी वैल्यू है दैट इज क्वांटिटेटिव लॉ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने इसे क्वांटिटेटिव लॉ भी बोला था, क्वांटिटेटिव लॉ, क्वांटिटेटिव लॉ। फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका नाम है ही, और इसके बाद हमने एक नाम और रखा था और उस नाम का नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हमने सारी चीजें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी और ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से डिफाइन की गई थी, जिसमें आप बहुत ही अच्छे से ये बता सकते हो कि किस तरीके से हम फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से हम नेट वर्क डन इक्वल्स टू नेट हीट ट्रांसफर को दिखा सकते हैं और किस तरीके से हम इसमें फॉर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल साइकिल सभी के लिए आंसर्स निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट आपको पहले लिखना है, फिर उसके बाद इसके बारे में बताना है क्या होता है और इसका कुछ भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि किस तरीके से आप हीट से वर्क में कन्वर्ट करते हो, वर्क से हीट में कन्वर्ट करते हो, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिफाइन परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, PMM1 जिसे बोलते हैं, राइट। आप लोगों ने नाम सुना होगा, हम लोगों ने इसके बारे में काफी बातें भी की थी। PMM1 क्या होता है, और PMM1 में हम लोगों ने सीखा था कि विदाउट एनी सोर्स अगर कोई सिस्टम कंटिन्यूअस वर्क प्रोड्यूस करता रहे तो उसे हम PMM1 कहते हैं। और इसके लिए भी आपके लर्निंग मॉड्यूल में बहुत अच्छी थ्योरी दी हुई है, आपने अपने अच्छे अच्छे नोट्स भी बनाई हुई है, तो बस उन्हीं नोट्स का यूज करिएगा और इसको लिखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब हम लोगों ने जब बात की थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को फिर से दोहराया था और उसमें हम लोगों ने सीखा था कि जो स्टोर्ड एनर्जी होती है किसमें, सिस्टम में, वो एनर्जी आपकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। और उस स्टोर्ड एनर्जी को हम किस तरीके से निकालते हैं, दैट इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ हीट एंड वर्क, कि हीट एंड वर्क के डिफरेंस से जो वैल्यू आती है उसे कहते हैं कि वो सिस्टम में अब्सॉर्ब हो गई है और वो एनर्जी क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी कहलाएगी, राइट। तो अगर हमें तीनों चीजें इसके बारे में पता चलती हैं कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, हमें ये पता चलता है PMM1 क्या है, हमें इंटरनल एनर्जी के बारे में पता है, तो इससे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है उनको हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम देते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल अप्रोच कैसी होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज ड्यूरिंग वन साइकिल द वर्किंग फ्लूइड इन एन इंजन engages in two work interactions। ओके, कह रहा है कि एक साइकिल है उसमें वर्किंग फ्लूइड जो इंजन में यूज हो रहा है वो दो तरीके से वर्क इंटरेक्शन कर रहा है, दैट इज 15 किलो जूल टू द फ्लूइड एंड 44 किलो जूल फ्रॉम द फ्लूइड। आप समझ रहे हो, मतलब एक क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब 15 किलो जूल टू द फ्लूइड, मतलब फ्लूइड अगर सिस्टम है तो ऑन द सिस्टम वर्क हो रहा है, और 44 किलो जूल फ्रॉम द फ्लूइड मतलब वर्क डन बाय द फ्लूइड, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, ठीक है। एंड लीव एंड 3 हीट इंटरेक्शंस, 3 हीट इंटरेक्शन है जिनमें से 2 ऑफ विच आर नोन। अच्छा, ओके, कह रहा है उनमें से 2 नोन है, 75 टू द फ्लूइड एंड 40 किलो जूल फ्रॉम द फ्लूइड।
देन इवेल्युएट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द थर्ड हीट ट्रांसफर। ओके, तो देखिए कह रहा है, सीधी सीधी बात बोल रहा है कि दो वर्क इंटरैक्शन हो रहा है और तीन हीट इंटरैक्शन हो रहा है, और तीन हीट इंटरैक्शन में हमको सिर्फ दो हीट इंटरैक्शन के बारे में पता है, बाकी हमें थर्ड हीट इंटरैक्शन के बारे में नहीं पता है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें सबसे पहली चीज है कि जो जो चीजें हमको दी है उसको लिख लेते हैं, और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो 15 किलो जूल एंड 44 किलो जूल वर्क हो रहा है, और इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दो टर्म है, दो वर्ड है एक्चुअली, दैट इज टू एंड फ्रॉम, और यहां पर भी टू एंड फ्रॉम, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है क्वांटिटी वो भी दी हुई है, दैट इज 40 किलो जूल एंड 75 किलो जूल, ठीक है। अब इससे आपको कुछ भी नहीं करना है, बेसिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना और उससे आंसर आ जाएगा। तो लिखिएगा फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर पहले गिवन लिख लेते हैं फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। गिवन में दिया हुआ है W1, अब वर्क इंटरैक्शन बाय द सिस्टम है या टू द सिस्टम है, उसके लिए हम प्लस माइनस लगा करके कर देंगे। 15 किलो जूल, 15 किलो जूल, ये क्या है, टू द फ्लूइड मतलब नेगेटिव, और W2 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 44 किलो जूल, और ये क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 44 किलो जूल एंड थ्री हीट इंटरैक्शंस मींस Q1 Q2 एंड Q3। तो Q1 इज 75 टू द फ्लूइड। अब देखो हीट इनपुट, अगर हीट एडेड टू द सिस्टम है तो वो पॉजिटिव होता है, तो Q1 कितना दिया हुआ है, 75 किलो जूल, दैट इज पॉजिटिव, प्लस 40 किलो जूल फ्रॉम द सिस्टम, मतलब अब हीट निकल रही है तो नेगेटिव होगी, तो माइनस में क्या आएगा, 40 किलो जूल, और हमें Q3 की वैल्यू नहीं पता है, सिर्फ यही चीज है, ठीक है। अगर मैं इसको सेम तरीके से ही एक डायग्राम बना करके भी दिखाना चाहूँ तो क्या बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। ये क्या है, सिस्टम है हमारा, और सिस्टम में हमारा W1 जा रहा है, सॉरी W2 जा रहा है, ठीक है, और W1 नहीं, W1 जा रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है ना, ऑन द सिस्टम तो नेगेटिव होता है W1, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज -15 किलो जूल, ठीक है। और यहाँ से W1 वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, और ये क्या है, W2, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 44 किलो जूल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर Q1 है जो ऐड किया जा रहा है, हीट एडेड टू द सिस्टम, दैट इज Q1, और Q1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज 75 किलो जूल, और Q2 इससे निकल रहा है, Q2, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, -40 किलो जूल, 40 किलो जूल। वैसे जब निकल रहा है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने क्वांटिटी में भी लिख दिया है, ठीक है। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रहना है कि इसमें से आंसर क्या होगा, ठीक है, और हमें निकालना है Q3 की वैल्यू क्या होगी। Q3 का हमें कोई डायरेक्शन नहीं पता है कि इनपुट हो रहा है या आउटपुट हो रहा है, तो ये हम निकालेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये लिखना है फ्रॉम द फर्स्ट, तो आपको सिर्फ यही लिखना है कि फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर को कैसे दिखते हो, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, समेशन ऑफ change in Q equals to summation of change in W, राइट। चेंज इन वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन W, बस जो चीजें आपको दी हैं उसी को लिखते रहो, आपका आंसर आ जाएगा। Q1 कितना दिया हुआ है, 75, माइनस Q2 कितना दिया हुआ है, 40, प्लस हमको क्या करना है, x मान लिया, Q3 क्या है, x है, चलो x मान लिया, लिख करके लिखो डायरेक्ट Q3 इक्वल्स टू, वर्क डन हमें कितना दिया हुआ है, 44, प्लस किया -50, राइट। हमें Q3 की वैल्यू चाहिए, तो Q3 क्या हो जाएगा, 44 -15 प्लस 40 -7, अब -75 प्लस 5, 80, 80 प्लस 10 दैट इज 90, और ये कितना है, 84, 84 माइनस 90, तो Q3 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -6, राइट। अब ये क्या है, हीट, अब इसको हम डायरेक्शन बता सकते हैं कि अगर ये हीट माइनस में मतलब सिस्टम से निकल रही होगी, तो सिस्टम से निकल रही होगी तो डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ होगा, और उसका आंसर कितना आएगा, -6 किलो
ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, अब आप इतना लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखोगे? सिंस Q3 is negative, thus it is rejected from the system, from the system। ठीक है, फ्रॉम द सिस्टम। तो अगर आप लोगों को कभी भी हीट और वर्क के लिए हो तो आप लोगों को सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, जिससे आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो। इसमें आप लोगों को थोड़ा भी नहीं सोचना है, जो भी चीजें दी हुई है उसका समेशन निकालो और उसका आंसर निकालो, बस। तो समेशन निकालना है और आंसर निकालना है, बाकी आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे जिस तरीके से आपने हीट निकाला। अब हो सकता है इसमें तो सिर्फ दो हीट इंटरेक्शन और सॉरी, दो वर्क इंटरेक्शन और तीन हीट इंटरेक्शन दिए थे। हो सकता है आपकी प्रोसेस लंबी हो, अगर प्रोसेस लंबी होगी तो उसमें आंसर आप लोगों के अलग अलग आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आप लोगों को सीधा सीधा ऐसे ही दे दिया कि मान लीजिए, देखिए फॉर एग्जाम्पल यहीं पर ही अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि आप लोगों को Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ये पांचों पता है और यहां पर आप लोगों को W1 टू W5 तक पता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपसे ये बोलूं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालो, तब क्या करोगे? और इसको पता होने के बाद मैंने बोला कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तब क्या करोगे? तब सीधी सीधी बात है इंटरनल एनर्जी, तब सीधी सीधी बात है कि अगर मैंने बोला चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। वहां पे आपको पता है समीशन ऑफ डेल्टा क्यू इक्वल्स टू समीशन ऑफ डेल्टा ई प्लस समेशन ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। अब मैंने समेशन क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर W1 टू W5 है, तो मतलब मुझे टोटल जोड़ना पड़ेगा और टोटल जोड़ने के लिए क्या करोगे? प्लस माइनस करके देख लेना कि वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है। फिर जब आपको डेल्टा ई निकालना हो तो समेशन ऑफ डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज समेशन ऑफ डेल्टा क्यू माइनस समेशन ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। आपको सिर्फ इसी चीज का ध्यान देना है। अगर आपको डेल्टा ई निकालना है तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाना पड़ेगा। अगर आपको डब्ल्यू निकालना है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाना पड़ेगा। क्यू निकालना है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में देखा। तो इस तरीके से आप आंसर निकालोगे, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ गैस अंडरगोज अ थर्मोडायनेमिक साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, प्रोसेस 1 to 2 दैट इज कांस्टेंट प्रेशर 1.4 बार, पी की वैल्यू दे दिया, V1 दे दिया है दैट इज 0.028 मीटर क्यूब एंड W1 to 2 दे दिया है 10.5 किलो जूल, ओके। और उसके बाद कह रहा है प्रोसेस 2 to 3 इज कंप्रेशन विथ पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस है और वहां पर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। और प्रोसेस 3 to 1 है दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जहां पे U1 माइनस U3 की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू माइनस 26.4 किलो जूल, ठीक है। देयर आर नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देयर आर फोर आउटकम्स दैट इज स्केच द साइकिल ऑन पीवी डायग्राम, ओके। और उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द नेट वर्क फॉर द साइकिल इन किलो जूल, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर फॉर द प्रोसेस 1 to 2, ओके। और उसके बाद उसने बोला है कि शो दैट समीशन क्यू इक्वल्स टू समीशन डब्ल्यू फॉर अ साइकिल, है ना। सीधी सीधी बात है। तो हमें चारों चीजें करनी है और चारों चीजें करने के लिए हमारे पास जो जो चीजें हैं उनको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, सबसे पहले तो हम लोग इसी में ही थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा फील आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोसेस बोल रहा है प्रोसेस 1 से 2 दैट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, जिसमें V1 की वैल्यू भी दी हुई है और वर्क डन पॉजिटिव दे रहा है। मतलब आप ये बात समझ रहे हो कि क्या बोल रहा है ये? इसने बोला है कि वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस में, और वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब क्या? वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा होगा। इसलिए मैं अगर यहां से निकालू और यहाँ पे मान लो मैंने प्रेशर दिया हुआ है 1.4 बार का, तो मैंने ये वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे नाम लिखा 1, ठीक है। और इस पॉइंट से अगर कोई भी चीज जा रही है तो यहीं तक जाएगी क्योंकि वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया 2, इसको मिला देते हैं, ठीक है।
देखिए ये होगी प्रोसेस 1 से 2। और उसके बाद वो कह रहा है कि प्रोसेस 2 to 3 है, कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन होगा तो मतलब वॉल्यूम आपका चेंज होगा, और वॉल्यूम क्या चेंज होगा, वॉल्यूम कम होगा। सीधी सीधी बात है, वॉल्यूम कम होगा। और अगर वॉल्यूम कम होता है तो हम बोलेंगे कंप्रेशन होगा। और कंप्रेशन में जो हमारा कर्व आता है वो कैसा कर्व आता है, वो ऐसा कर्व आता है। ठीक है, और ये वाली प्रोसेस क्या होगी, 2 to 3। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए उसने तीसरी प्रोसेस बोली है, दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी दी हुई है। तो हमको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है मतलब बिल्कुल एक सीधी लाइन आएगी, एंड दैट इज 3 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो ये जो आप लोगों ने अभी यहाँ पर ये कर्व देखा, दैट इज द साइकिल ऑन पीवी डायग्राम। ये जो लिखा होता है इसके द साइकिल ऑन पीवी डायग्राम, बस इतना करना था आपको। ठीक है, और यहाँ पर लिख देना था P इक्वल्स टू सी, यहाँ पर लिख देना था V इक्वल्स टू सी, और यहाँ पे लिख देना था P V इक्वल्स टू। ठीक है, बस आपको और कुछ नहीं करना था। अगर थोड़ा सा वो बोलता है कि नॉमेनक्लेचर और दे दो, तो यहाँ पर इस तरीके से इस तरह करके लिख देते 1.4 बार। और अगर यहाँ पर V1 पूछता तो V1 पे भी लिख देते, दैट इज कितना दिया हुआ, 0.028 मीटर क्यूब, 0.028 मीटर। ठीक है, अब देखिए कितना सुंदर सा डायग्राम दिख रहा है, कितना अच्छा सा डायग्राम दिख रहा है। हम इसी डायग्राम का यूज करेंगे और आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए अब ये जो डायग्राम है इसी का ही सॉल्व यूज करेंगे। और सबसे पहला तो हमारा जो वो था एम था, दैट इज स्केच द साइकिल ऑन पीवी डायग्राम, ये कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द नेट वर्क फॉर द साइकिल इन किलो जूल। साइकिल की बात कर रहा है मतलब हमें तीनों वर्क निकालने पड़ेंगे। तो देखो तीनों वर्क निकालने के लिए हमारे पास एक वर्क डन की वैल्यू तो दी हुई है, दैट इज द वैल्यू ऑफ 10.5 किलो जूल, जो हमें कांस्टेंट प्रेशर पे दी हुई है। ठीक है, दूसरी चीज वो बोल रहा है कि हमें निकालनी है कंप्रेशन विद पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो हमें 2 to 3 का वर्क डन निकालना है। और तीसरी है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और कांस्टेंट वॉल्यूम का भी हमें वर्क डन पता है, दैट इज 0। कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो आपका वर्क डन होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो अगर उसकी वैल्यू 0 है तो हम ये बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, 0। हमें सिर्फ और सिर्फ किसका आंसर निकालना है, हमें सिर्फ और सिर्फ चेंज इन वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ 2 to 3 निकालना है, और उसका आंसर निकाल के उसमें 10 ऐड कर देंगे प्लस 0 ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखिएगा फॉर द सेकेंड, तो यहाँ पर लिखिएगा इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, अभी नहीं करते, अभी पहले लिख लेते हैं। देखिए लिखिएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्क डन, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्क डन फॉर द साइकिल summation of W equals to work done for process 1 to 2 plus W for the process 2 to 3 and plus W for the process 3 to 1। ठीक है, हमारे पास ये तीन चीज। अब उनमें से हमें 1 से 2 का जो वैल्यू है वो हमें पता है, दैट इज गिवन। और 1 से 2 की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 10.5 किलो जूल, 5 किलो जूल। ठीक है, और हमें 3 to 1 दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसकी भी हमें वैल्यू पता है, दैट इज 0। हमें सिर्फ आंसर निकालना है किसका, इसका। और अगर हमें ये आंसर मिल गया तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका वर्क डन हम कैसे निकालेंगे। तो लिखिएगा नाउ कैलकुलेटिंग, नाउ नाउ कैलकुलेटिंग वर्क डन फॉर PV equals to constant for process 2 to 3। ठीक है, 2 to 3 प्रोसेस के लिए हमें आंसर निकालना है, तो चलिए ठीक है अभी देखते हैं और आंसर निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, W की वैल्यू, WD इक्वल्स टू
पीवी लॉन V2 बाई V1 और पीवी लॉन P1 बाई P2। अच्छा, मैंने V2 बाई V1 लिखा है तो ये प्रोसेस क्या है, 2 to 3 है। तो यहाँ पर V2 बाई V1 ना लिख करके आप इसको लिखेंगे V3 बाई V2, V3 बाई V2, या फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप P2 बाई V3। ठीक है, बस आपको यही चीज याद रखनी है। और PV क्या है, P2 V3 हो सकता है, P2 V2 हो सकता है, या P3 V3 हो सकता है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं। ठीक है जी, हमारे पास अगर अब इस चार्ट को हम नीचे लेकर के आते हैं और फिर देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें P2 की वैल्यू पता है और P2 की वैल्यू क्या है, P1 के बराबर है, दैट इज योर वैल्यू 1.4 बार। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा P2 इक्वल्स टू 1.4 बार। लेकिन हमें इसका आंसर किलो जूल में देना होता है, किलो पास्कल में आंसर चाहिए, वर्क डन किलो जूल में चाहिए, तो हमें प्रेशर किलो पास्कल में चाहिए। तो किलो पास्कल में करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 1000 का। क्यों? क्योंकि 10⁵ पास्कल इक्वल्स टू 1 बार होता है, राइट। तो अगर हमें 100 किलो पास्कल बनाना है तो 100 के लिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 140 किलो पास्कल। याद रखिएगा, P2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अच्छा, एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमें V3 की भी वैल्यू पता है। V3 की वैल्यू क्या होती है, V3 की वैल्यू देखिए, V1 इक्वल्स टू V3 होगा और उसकी वैल्यू दी हुई है 0.028 मीटर क्यूब, 0.0। जी, अब रही बात ये कि हमें जो आंसर निकालना है, इसमें हमारे पास P2 है, V3 है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ पर हमारे पास दो चीजें नहीं है। दैट इज, एक P3 की वैल्यू नहीं है और एक हमारे पास V2 की वैल्यू नहीं है, राइट। तो V2 के लिए निकालने के लिए देखो, हमें पता है कि जो प्रोसेस 1 से 2 है। अब फॉर V2 लिखिएगा, फॉर V2 वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं प्रोसेस 1 to 2 इज आइसोबैरिक, आइसोबैरिक, that is W equals to P into V2 minus V1, राइट। अब देखो, W दिया हुआ है कितना, W हम लोगों ने अभी जो निकाला था 10.5 किलो जूल, राइट। 10.5 किलो जूल इक्वल्स टू प्रेशर हम लोगों ने अभी P1 की वैल्यू कितनी थी, 1.4 बार, दैट इज 140 किलो पास्कल। और V2 की वैल्यू हमें जाननी है, जहां पर हमें V1 पता हुआ है और वो है 0.028। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 10.5 डिवाइडेड बाई 140, राइट, इक्वल्स टू V2 माइनस 0.028। ठीक है, तो अब V2 की वैल्यू चाहिए, तो V2 की वैल्यू हो जाएगी 10.5 डिवाइडेड बाई 140 प्लस ऑफ 0.028। तो V2 इक्वल्स टू 0.10314 मीटर। ओके, अब देखो, हमें V2 भी मिल गया। ठीक है, हमें क्या मिल गया, V2 भी मिल गया। अब हमारे पास क्या है, P2 की वैल्यू है, बिल्कुल है। V2 की वैल्यू है, बिल्कुल है। V2 बाई V3 निकालना है, उन सबकी वैल्यू मिल गई। तो अब हमें, हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वर्क डन निकालने के लिए। तो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, देखते हैं। फॉर आइसोथर्मल वर्क डन,
फॉर आइसोथर्मल वर्क डन हम क्या करेंगे, देखो W आइसोथर्मल इक्वल्स टू V2 लॉन V2 V3 बाय, ठीक है, P2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 140 किलो पास्कल इंटू V2 कितना दिया हुआ है, दैट इज 2.1034 लॉन V3 की वैल्यू कितनी है, हमें पता है V3 की वैल्यू कितनी है, 0.028 डिवाइडेड बाई हमारा V1 की V2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.10, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। सो W आइसोथर्मल की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास स्टूडेंट्स, और वो वैल्यू है -18.80 किलो जूल, राइट। अब देखो ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम कैसे यूज करेंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे कि हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखी थी सबसे पहले, दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में प्रोसेस 1 से 2 की वैल्यू है 10.5, फिर उसके बाद प्रोसेस 3 टू की वैल्यू है क्या, 3.0, और प्रोसेस 2 टू 3 की वैल्यू आ गई है हमारे पास, दैट इज 18.80, वो भी माइनस में 18.80। तो चेंज इन वर्क डन की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, मैं इन सबको सम कर देता हूं, 10 18 0, जब मैं इनको सम करूंगा तो 10 पॉजिटिव है 18 नेगेटिव है, तो -8.80 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो लिखिएगा 10 total work done will be summation W cycle equals to that is 10.5 kilojoule minus 18.807 किलोजूल प्लस दुनिया जहां की सबसे बड़ी वैल्यू दैट इज 0 किलो। जब आप इसको करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 8.30, ठीक है, 7 भी हटा देते हैं अपन, थोड़ा इजी कर लेते हैं, 18.80 है, तो जब आप इसको करोगे तो इसका आंसर आएगा माइनस में 8.30, और ये होगा हमारा दूसरा आंसर, ठीक है। हमने दो चीजें अचीव कर ली है, पहली चीज साइकिल का स्केच बना लिया था प्रॉपर, फिर उसके बाद हमने दूसरा चेंज इन वर्क डन की वैल्यू निकाल ली। हो गया। अब वो क्या कह रहा है, अब कह रहा है कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर फॉर द प्रोसेस 1 से 2 प्रोसेस के लिए वो हीट ट्रांसफर की वैल्यू पूछ रहा है। तो ठीक है, हम बता देते, देखो हीट ट्रांसफर पूछने के लिए इसके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होनी चाहिए, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें U1 U2 U3 इन सब की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो अब देखो इसको हम निकालेंगे कैसे, इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे हमें वर्क डन पता है, प्रोसेस 1 से 2 का हमें वर्क डन पता है। अगर हम प्रोसेस 1 से 2 की हीट ट्रांसफर निकाल लें या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे हम निकालेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो प्रोसेस 1 से 3 में 3 to 1 में दिया हुआ है U1 माइनस U3 की वैल्यू क्या है, U1 माइनस U3 की वैल्यू है -26.4 किलो जूल, ठीक है। अब अगर सेम चीज U3 इक्वल्स टू U2 प्रोसेस नंबर 2 में दिया हुआ है तो आप इससे बोल सकते हो U1 माइनस U2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज माइनस 26.4 किलो जूल। और अगर U1 माइनस U2 माइनस में है तो U2 माइनस U1 प्लस में होगा। ये बात तो समझ में आ रही है। तो मतलब हम बहुत इजी तरीके से फर्स्ट प्रोसेस में हीट ट्रांसफर निकाल सकते हैं। तो लिखिएगा फॉर द फर्स्ट, तीसरे वाले के लिए, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर द प्रोसेस 1 से 2, तो हम इसमें करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ 2, ठीक है। जब मुझे प्रोसेस 1 से 2 में चाहिए तो मुझे पता है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम किस तरीके से हीट ट्रांसफर निकालते हैं। तो लिखिएगा फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू। अब हम यू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसलिए डेल्टा ई नहीं लिखेंगे, डेल्टा यू लिखेंगे प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, अब डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है ये डेल्टा यू क्या होता है, यू टू माइनस यू वन, राइट। और इसमें प्लस डेल्टा डब्ल्यू हमें निकालना है, और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, प्लस ऑफ 10.5 किलो जूल, राइट। तो हमें क्या निकालना है, यू टू माइनस यू वन, और यू टू माइनस यू वन के लिए हम लिखेंगे फॉर यू टू माइनस यू वन वी नो दैट आप देख रहे हैं कितना शानदार सा क्वेश्चन है। मतलब अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आप ये समझो कि आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरा रिवाइज कर लिया है। सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करो और पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज कर लो, इतना अच्छा ये क्वेश्चन है। वी नो दैट u1 माइनस u3 इक्वल्स टू 26.4 किलो जूल, माइनस 26.4 किलो जूल। ठीक है, अब लिखिएगा, स्टिल इसमें लिखिएगा एंड फ्रॉम सेकेंड प्रोसेस या फिर लिखिएगा फ्रॉम प्रोसेस 2 to 3 u2 इक्वल्स टू u3 प्लस u1 माइनस u2 इक्वल्स टू माइनस 26.4 किलो जूल। सो अगर u1 माइनस u2 इक्वल्स टू माइनस में आ रहा आंसर, तो क्या मैं इससे u2 माइनस u1 लिख सकता हूँ, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 26.4 किलो जूल, राइट। अब देखो u2 माइनस u1 हमें चाहिए था और u2 माइनस u1 हमें मिल गया। अब इसकी वैल्यू को हम यहां पर पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 26.4 किलो जूल प्लस 10.5 किलो। ठीक है, अब जब आप इससे आंसर निकालोगे तो आपका आंसर आएगा डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 36.9 किलो। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर हमारा तीसरा आंसर भी अचीव कर लिया है, दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 36.9 किलो जूल। आपको आंसर सिर्फ इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं हम फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पर हमारा थर्ड वाला जो है कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर प्रोसेस इन प्रोसेस 1 से 2 ये भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें प्रूफ करना है कि साइकिल में फॉर अ साइकिल समीशन ऑफ क्यू दैट इज हीट ट्रांसफर इक्वल टू वर्क ट्रांसफर कैसे होगा, कैसे बराबर होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं सबसे पहली चीज। और इसके लिए हम फिर से जो डायग्राम है उसको फिर से हम वहां पर नीचे लेकर के जाएंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से साइकिल का हमें यूज करना है। ठीक है, सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस चार्ट, फिर उसके बाद हम करेंगे आगे कि हमें किस तरीके से करना है, और कुछ इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। देखिए हमें सबसे पहली चीज ये प्रूफ करनी है थर्ड नहीं फोर्थ नंबर का, दैट इज फॉर अ साइकिल साइकिल के लिए समीशन ऑफ क्यू इक्वल्स टू समीशन ऑफ डब्ल्यू, राइट। अब एक बात आप समझना, समीशन ऑफ क्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, क्यू फ्रॉम 1 to 2 प्लस क्यू ऑफ 2 to 3 प्लस q of 3 to 1 that should be equals to w of 1 से 2 plus w of 2 plus w of। ठीक है, अब देखो जब इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए आपके पास सब Q12 Q23 Q31 W12 W23 W31 ये होना चाहिए, राइट। अगर हमको ये सारी चीजें चाहिए हैं तो कुछ चीजें तो हमें पता है, ठीक है, और कुछ चीजें नहीं पता है उनको हम अभी फटाफट से देख करके निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे W12 की वैल्यू सॉरी Q12 की वैल्यू अभी हमने निकाली है,
और उसकी वैल्यू अभी कितनी आई थी, -36.9 के करीबन आई थी, राइट। अब हमें Q(2) और Q(1) हमें पता हो तो हम इससे सारी चीजें निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली चीज, जो जो चीजें हमें पता है वो रख लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं, और जो चीजें नहीं पता उन्हें फटाफट निकालते हैं और इसको हम प्रूव करते हैं। ये हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू सेम होगी, राइट। चलिए, Q(1) से 2 दैट इज 36.9 किलो जूल। Q(2) to 3 क्या हमें पता है? Q(2) to 3 हमें नहीं पता है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें Q(2) to 3 निकालना पड़ेगा, और उसको निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फॉर्मूला होना चाहिए। Q(2) to 3 के लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए, और फॉर्मूला कौन सा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके अलावा है ही नहीं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमारे फर्स्ट लॉ से हम क्या देखते हैं, दैट इज Q(2) to 3 इक्वल्स टू डेल्टा U(2) to 3 प्लस W(2) to 3। अब देखो Q(2) to 3 इक्वल्स टू डेल्टा U(2) to 3 हमें पता होना चाहिए, और हमें पता है U2 इक्वल्स टू U3 प्लस डेल्टा 2 to 3 की वैल्यू हमने W2 to 3 की वैल्यू हमने निकाली थी, और उसकी वैल्यू क्या, -18.80 किलो जूल, राइट। अगर हमें ये चीज पता है तो हम ये बोल सकते हैं कि Q(2 to 3 भी हमें मिल गया है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, -18.80 किलो जूल। तो हमें दूसरा भी आउटकम मिल गया, दैट इज -18.80 किलो जूल, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी चीज आती है, और तीसरा में क्या बोल रहा है कि हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, तो लिखेंगे अगेन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगेन फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैंने अगेन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा Q(3 to 1) इक्वल्स टू डेल्टा U, या फिर U(2) प्लस W(3 to 1), ठीक है। अब देखिए U(3 to 1) तो हमें दिया हुआ है, लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए W(3 to 1) की वैल्यू 0 होती है। सो Q(3 to 1) इक्वल्स टू U(3 to 1), और उसकी वैल्यू क्या है, -26.4 किलो जूल, राइट। किलो जूल। अब हमें ये तीनों चीजें मिल गई हैं, तो चलिए इन तीनों को सम कर लेते हैं, दैट इज Q(1) से 2 प्लस Q(2) to 3 प्लस Q(3 to 1), that will be equals to 6.9 minus 18.80 minus 26.4. It will give you that is -8.3 kilojoule summation Q, right? एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव फेल्ट कि अगर हम लोगों ने सेकंड वाला इक्वेशन की थी जिसमें समीशन ऑफ होल द साइकिल निकाला, समीशन ऑफ वर्क डन फॉर द होल साइकिल, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी, तो आइए आपको दिखाता हूं। टोटल वर्क डन कितना था, -8.30 किलो जूल, ठीक है। और टोटल डब्ल्यू साइकिल कितना आया था, -8.30 किलो जूल, और हमारा वर्क डन तो इतना आ गया, और हमारा जो हीट ट्रांसफर आया वो भी कितना आया, -8.30 किलो जूल। तो ऐसा करते हैं, हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है, एंड बोल देते हैं, और देखिए दोनों की वैल्यू -8.3 किलो जूल ही आ रही है। फिर यहाँ पे लिखेंगे 10 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीशन Q इक्वल्स टू समीशन W।
ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बस इसी तरीके से आपको चीज़ें करनी है और उसी तरीके से अगर आप सॉल्व करते हो तो आप लोगों को आंसर्स मिल जाएंगे। सो फाइनली हम लोगों ने हमारे चारों आउटकम कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पर। दैट इज समीशन ऑफ क्यू इक्वल्स टू समीशन ऑफ डब्ल्यू भी हम लोगों ने कर लिया। सो ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों ने सॉल्व किया है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये समझ लो कि आप लोगों ने पूरा का पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, अगर ये वाला क्वेश्चन हो गया तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके पास नहीं रह जाएगा। इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन हीट ट्रांसफर, चेंज इन वर्क ट्रांसफर, टोटल वर्क एनर्जी, टोटल हीट एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी, हर चीज सॉल्व की। प्लस हम लोगों ने इसमें साइकिल भी बनाई, स्केच किया साइकिल को किसमें, पीवी डायग्राम में, और उसको भी बहुत अच्छे से किया। सो अगर ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनता तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना और इसी तरीके के एक दो क्वेश्चन और लगा लेना ताकि आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमेशा के लिए पक्का हो जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा ये तीसरा क्वेश्चन आ गया और ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसमें आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग दैट एन इमेजिनरी इंजन रिसीव्स हीट एंड डज वर्क ऑन अ slowly moving piston at such a rate that the cycle of operation of 1 kg of working fluid can be represented as a circle of 10 centimeter in diameter on a PV diagram, okay, on which 1 centimeter equals to 300 kilopascal and 1 centimeter equals to 0.1 meter cube per kg. Okay. So, question is saying how much work is done by each kg of the working fluid for each cycle of operation, and the thermal efficiency of an engine is defined as the ratio of work done and heat input in a cycle. If the heat rejected by the engine in a cycle is 1000 kilojoule per kg of working fluid, then what would be the thermal efficiency? इन्होंने कहानी इतनी ज्यादा लिख दी है लेकिन क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दम नहीं है। सी, क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज बोला है कि एक इमेजनरी सर्कल है, वो पीवी डायग्राम में क्या कर रहा है, इमेजनरी इंजन है जो पीवी डायग्राम में क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है, और वो सर्कल का डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसको क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू प्रेशर में कितनी है, दैट इज 300 किलो पास्कल, और स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर में कितना दिया हुआ है, दैट इज 0.1 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। फिर उसके बाद उन्होंने जो एक चीज पूछी है वो पूछी है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय ईच केजी। देखो यहाँ पर 1 केजी पहले ही दे दिया है तो ईच केजी कहने का कुछ मतलब नहीं था। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक चीज पूछी है कि वर्क इज डन की वैल्यू बता दो। फिर उसके बाद उसने एक दूसरी चीज पूछी है, दैट इज थर्मल एफिशिएंसी बता दो। बस समझ में आ गया उन्होंने क्या पूछा है। उन्होंने आप लोगों से वर्क डन पूछा है, थर्मल एफिशिएंसी पूछा है और दो तीन इनपुट दे दिया है। उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको जो करना है तो इसमें देखिए लिखा हुआ है मूविंग एट सच अ रेट दैट साइकिल ऑफ ऑपरेशन इज 1 केजी वर्किंग फ्लूइड स्लोली मूविंग पिस्टन। ओके, देखिए इसमें ये नहीं बता रहा है कि रिसीव्स हीट, हीट तो आ रही है, एंड डज अ वर्क, ओके, ऑन अ स्लोली मूविंग पिस्टन। तो पिस्टन पे अगर कोई वर्क कर रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, क्योंकि हमने तो सिस्टम माना हुआ है ना। और अगर हम इंजन को ही सिस्टम मान लेते हैं तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या मानना चाहते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसका पीवी डायग्राम बनाते हैं। अब इस पीवी डायग्राम में सबसे पहले वो बोल रहा है कि ये एक सर्कल है 10 सेंटीमीटर का। इसका डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब सी, इसने डायमीटर दे दिया 10 सेंटीमीटर का और इसमें ये भी बता दिया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 300 किलो पास्कल and 1 centimeter equals to 0.1 मीटर क्यूब पर केजी। तो ऐसा करते हैं, इसका वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल देते हैं। तो आइए एरिया देख लेते हैं। दैट इज चेंज इन एरिया इक्वल्स टू, चेंज इन एरिया लिखिए या एरिया ऑफ द सर्कल लिखिए, दोनों की वैल्यू बराबर है। ठीक है, चेंज इन एरिया ऑब्लिक एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू
π/4 डी स्क्वायर। अब डी की वैल्यू क्या है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। π/4 इंटू 10 सेंटीमीटर अगर मैं करूंगा तो आंसर 100 आएगा। 100 तो हमें पता है 100 मतलब 10 का स्क्वायर दैट इज 100। हम डायरेक्ट इसे 100 लिखते हैं और 100 लिख करके अगर इसे काटेंगे तो आंसर कितना आएगा 25। तो हम इसको ये बोल सकते हैं 25 पाई। ठीक है, अब देखो ये जो आंसर है ये है हमारा एरिया। ठीक है, अब ये जो एरिया आया है ये किस में आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा इसको फील कर पा रहे हैं कि इसका आंसर किस में आया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया हुआ है। और अगर मैं इसको आंसर को निकालना चाहूँ तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें ही मैं 300 का मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड 0.1 मीटर क्यूब का मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि पीवी से ही आपका पीडीवी से ही आपका चेंज इन वर्क डन की वैल्यू आएगी। तो मैं इसमें क्या करूंगा, 300 मल्टीप्लाइड बाई, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, नहीं पहले तो एरिया लिख लिया, अब लिखिए नाउ फॉर द वर्क डन। एरिया इतना आ गया, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे आंसर हमारे वर्क डन का। सो वर्क डन विल बी, हमारा एक जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया है। राइट, इन्होंने पूछा था कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द बाय ईच केजी ऑफ द फ्लूइड, और उसका आंसर आ गया है जो अभी हमने निकाला, दैट इज 2356.2 किलो जूल। ठीक है, अब उसके बाद हमें निकालना है दूसरा। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में क्वेश्चन कह रहा है कि हमें थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है जब साइकिल से हर पर केजी पर 1000 किलो जूल की हीट रिजेक्ट हो रही है। देखिए लिखा है हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन पर केजी 1000 किलो जूल। ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें आ गई, हीट रिजेक्टेड दैट इज 1000 किलो जूल पर, अब हमसे क्या पूछ रहा है, थर्मल एफिशिएंसी। दस थर्मल एफिशिएंसी इनपुट। अब अगर हीट इनपुट की बात करें तो हीट इनपुट से क्या होता है, हीट टोटल हीट आती है जिससे कुछ वर्क डन हो जाता है और कुछ हीट रिजेक्ट हो जाती है। तो अगर हम वर्क डन और हीट रिजेक्शन को टोटल जोड़ दे तो हमारा हीट इनपुट आ जाता है। तो हमारा जो नेट वर्क आउटपुट है वो कितना है, दैट इज 2356.2 किलो डिवाइडेड बाई नेट हीट इनपुट कितना हो जाएगा, दैट इज 2356.2 प्लस ऑफ 1000। तो थर्मल एफिशिएंसी कितनी आएगी, इक्वल्स टू 2। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, 70.2। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट्स हमारा दूसरा आंसर भी निकाल लिया थर्मल एफिशिएंसी का। तो देखा जाए तो अगर क्वेश्चन में इतना खास कोई दम नहीं था, बस आप लोगों को समझना था। हीट इनपुट के लिए जान जाइएगा, हीट इनपुट क्या होता है, वर्क डन प्लस हीट रिजेक्टेड, याद रखिएगा। ठीक है, रिजेक्टेड। तो अगर आप लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन किया तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा और बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरीके से आपको अपने एग्जामिनेशन में भी सॉल्व करके आना है ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। The question is saying that an inventor claims to have developed an engine that takes in 105 megajoule at a temperature of 400 Kelvin, rejects 42 megajoule at a temperature of 200 Kelvin, and delivers 15 kilowatt hour of mechanical work. Okay. Would you advise investing money to put this engine in the market?
कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक इन्वेंटर है, मतलब किसी ने कोई एक ऐसा इन्वेंशन किया है जिसमें बोल रहा है कि अगर मैं इतनी हीट दूंगा और इतने टाइम के लिए इतना वर्क दूंगा तो आपको इतनी एनर्जी मिलेगी। तो क्या मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये इंजन आपका मार्केट में आए? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली चीज़ है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप इसकी थर्मल एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, और इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी आ रही है क्या वो बिल्कुल सही है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी ये बिल्कुल सही है तो फिर आप इसको मार्केट में ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, जितनी इन्होंने क्लेम्स किए हैं, जो जो चीज़ें बताई हैं, क्या वो चीज़ें आउटपुट में आ रही हैं, अगर नहीं आ रही हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट मत करना, और अगर आउटपुट में आ रही हैं तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए बस इसकी क्लेम्स को देखने के लिए सबसे पहले हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो लिखिएगा सबसे पहले द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन टी लोअर अपॉन टी हायर, यही होता है। देख लेते हैं, दैट इज 1 माइनस टी लोअर कितना दिया हुआ है, दैट इज 200 डिवाइडेड बाई 400। तो इसका आंसर कितना आएगा, 400 माइनस 200, दैट इज 200 डिवाइडेड बाई 400, और इसका आंसर आएगा 1/2, दैट इज 50% और 0.5। राइट, अब हमारे पास एफिशिएंसी आ गई कितनी, 0.5 की। 0.5 या फिर 1/2 एफिशिएंसी कहने का मतलब है कि आपने ये बोला है कि 105 की ये जो हीट है ये डेवलप कर रहा है। कितना इंजन डेवलप कर रहा है, इन्वेंटर क्लेम्स टू हैव डेवलप्ड एन इंजन टेक्स हीट 105। 105 अगर ले रहा है और इसने कितनी डेवलप की है, 15 किलोवाट आवर डिलीवर कर रहा है। राइट, तो हमारे पास मतलब अगर देखा जाए, समझिएगा, हमारे पास 105 मेगा जूल एनर्जी आ रही है। ठीक है, और डिलीवर कितना कर रहा है, डिलीवर कर रहा है 15 किलोवाट आवर को। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपको कभी भी इस तरीके से हो कि हमारे पास मैक्सिमम इतना दिया हुआ है और हमें डिलीवर कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, तो क्या इतना हो सकता है? तो सबसे पहले ऐसा करिएगा कि जो मैक्सिमम आपको डिलीवर हो रहा है उसकी एफिशिएंसी से बता दीजिए कि एक्चुअली में आपको कितना मिलना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ मेगा जूल। फिर किलोवाट आवर में हम बाद में कन्वर्ट करेंगे, बट पहले इसका आंसर आना चाहिए मेगा जूल में। तो हम क्या करेंगे, 105 मेगा जूल डिवाइडेड बाई 1/0.5 कर सकते हो, मतलब डिवाइडेड बाई क्यों करोगे, 105 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, क्योंकि हमें एफिशिएंसी ही तो निकालनी है। तो अब इससे जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 52.5 मेगा। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब मैक्सिमम आपका जो आउटपुट मिल सकता है। अब ये जो आउटपुट है ये मेगा जूल में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट दिया हुआ है वो किलोवाट आवर में दिया हुआ है। तो आपके पास दो चार तरीके, देखो कई तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 1 जूल इक्वल्स टू 3600 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3600 जूल, ये होता है, ये आप सभी को पता होगा। राइट, तो अब यहाँ पर कितनी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 52.5। तो अब किलो जूल में है तो आप इससे आंसर इसमें प्रॉपरली वैसे निकाल सकते हो कि इसमें से इसको डिवाइड करो, तो इसको डिवाइड करके आंसर 50.5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई किस में आंसर दोगे, 36 में, 3600। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 52.5 6 बाई 100। तो इसका आंसर आएगा 14,583.4 जूल किलो वाट आवर। हो सके
पॉज करना एक बार। इसको अब यहाँ से शुरू करना, ठीक है। 52 की वैल्यू मैं यहाँ से भी मिटा रहा हूँ। अब इसको करेंगे यहाँ से, ठीक। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आउटपुट आया है, जो इंजन डिलीवर कर रहा है, वो 52.5 मेगा जूल डिलीवर कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर हमारी जो डिलीवरी दिखा रही है वो इन टर्म्स ऑफ मेगा जूल दिखा रही है, और जो इन्वेंटर क्लेम कर रहा है वो इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर कर रहा है, ठीक है। तो अगर किलोवाट आवर में कर रहा है तो हमारे पास कुछ कन्वर्जन रेशियो तो होने चाहिए जिसकी वजह से हम कन्वर्ट करके आपको बता सकें। तो सीधी सीधी बात है, आपको कुछ भी नहीं करना है। मेगा जूल की वैल्यू अगर आप किलोवाट आवर में रखना चाहते हैं तो 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 36000000 जूल्स, ठीक है। आप ये वैल्यू अगर आपको पता है तो बस इस वैल्यू से आप 52.5 मेगा जूल को डिवाइड करिए, आपका आंसर किलोवाट आवर में आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, करके देख लेते हैं और आपको दिखाता हूँ किसी और तरीके से भी आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो आंसर विल बी 52.5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 36000000 जूल, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 14.58 किलोवाट आवर, ठीक है। अगर कभी आप लोग इस तरीके से कंफ्यूज हो रहे हो कि कितने जीरो रखने हैं, 5 जीरो रखने हैं, 2 जीरो रखने हैं, तो कभी इस तरीके से कंफ्यूज ना होकर के आप एक रिलेशन और लगा सकते हो। जब भी वैल्यू मेगा जूल में दी हुई हो तो आपको कुछ नहीं करना है, 10⁻6 कुछ भी मत करना, सीधा क्या कर देना 52.5 या फिर जो भी वैल्यू दी होगी उसको, जो भी वैल्यू दी होगी उसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, उसको आपको डिवाइड करना है सिर्फ और सिर्फ 3.6 से। जब आप 52.5, देखो सीधी सीधी ये वैल्यू थी, इसको अगर 3.6 से कर दोगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा, दैट इज 14.58 किलोवाट, ठीक है। ठीक, हम लोगों ने इंजन को देखा, इंजन की एनालिसिस की, इंजन की एनालिसिस करने के बाद हमने ये चीज देखी कि हमारे पास जो मैक्सिमम थी, मैक्सिमम दैट इज 105 मेगाजूल, और उससे जो एफिशिएंसी से जो हमें फाइनली जो हमारा वर्क आउटपुट मिल रहा है या फिर जो हमें पावर डेवलप मिल रही है, जो फाइनली मिल रही है, वो मिल रही है 14.58 किलोवाट आवर, मतलब वो 15 से कम है ये बात। और इन्वेंटर हमारा हमसे झूठ बोल रहा है, हमसे कह रहा है कि नहीं जो मेरा इंजन है वो 15 किलोवाट आवर डिलीवर कर रहा है। तो अब देखिए आप लोग सबसे पहली चीज यही देख सकते हैं कि जो 15 किलोवाट आवर उसने बोला है वो उतनी डेवलप कर ही नहीं रहा है, वो 14.58 किलोवाट आवर डेवलप कर रहा है। मतलब जो इन्वेंटर बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, और अगर वो झूठ बोल रहा है और हमें हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ 14.58 ही मिल सकती है, मतलब जो मैक्सिमम आउटपुट है सिर्फ इतना ही मिल सकता है, तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आपको इसके इन्वेंटर के इन्वेंशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा, इट इज नॉट एडवाइजेबल, या फिर आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि वी शुड नॉट, वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन्वेंटर्स प्रोजेक्ट। अब हम क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इंजन डेवलप्स 14.58 kilowatt hour rather than it should develop, it should develop 15 किलोवाट आवर, राइट। कि इसको 15 किलोवाट आवर डेवलप करना था, लेकिन ये 14.58 किलोवाट आवर ही कर रहा है, इसलिए हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये याद रखिएगा। अगर 14 की जगह 16 हो जाता तो तब तो भाई साहब बहुत ही जल्दी से, आसानी से, बहुत बहुत अच्छे से, खुश होकर के आप इसे इन्वेस्ट कर सकते थे, क्योंकि ये है एक चीज जिसमें आप ये है कि आप बता सकते हो कि हाँ जी जो इसने बोला है ये इससे ज्यादा ही डिलीवर कर रहा है, इससे कम नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसने बोला है 15 किलोवाट के लिए और वो 14 ही कर रहा है, मतलब वो थोड़ा सा कम है, इसलिए हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल कंप्लीट किया है, जहां पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इसके थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसमें आप लोगों को किस तरीके से अपनी न्यूमेरिकल अप्रोच लगानी है और मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं।